Class 9th Chemistry. Introduction to Chapter 1, Matter in Our Surroundings. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेज डिजिटल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के जितने क्वेश्चन हैं और जितने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं हम सारे डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को। बहुत इजी चैप्टर है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नॉर्मल मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर की प्रॉपर्टी, फिर जो कन्वर्जन है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड में गैस, फिर इवेपोरेशन और इवेपोरेशन का जो कूलिंग इफेक्ट है हम उसकी बात करते हैं इस चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच आर द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसके अंदर आपको कोई ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपको अगर नॉर्मल मैटर की डेफिनेशन पता है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है कि मैटर विच हैज मास, मतलब कोई भी ऐसी चीज, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ वॉल्यूम। मैटर वो सब्सटेंस होंगे, वो कोई भी चीज होगी जिसके पास मास हो, ऑक्यूपाई करे स्पेस, उसके पास कुछ वॉल्यूम हो। अगर आपको ये चीज पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजी कर सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर होता है जिसके पास मास होता है, हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम। तो मैटर वो चीज होगा जिसके पास मास होगा, ऑक्यूपाई स्पेस करेगा और कोई भी चीज जिसके वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? बहुत इजी है। देखिए, मैटर के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो भी यहाँ ऊपर चीजें लिखी हैं या तो वो मैटर होंगी या वो मैटर नहीं होंगी। अगर मैटर होंगी तो वो इन तीनों चीजों में ही आएंगी, सॉलिड में आएगी, लिक्विड में आएगी या गैस में आएगी, या तो वो मैटर ही नहीं होंगी। तो इन तीनों चीजों में क्लासिफाई होता है मैटर। तो सबसे पहले आता है चेयर। तो चेयर क्या होता है? रिजिड होती है। आप जो चेयर होती है वो रिजिड होती है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है चेयर की। और वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड की। तो चेयर चेयर आ गई आपकी सॉलिड में। उसके बाद आता है एयर। एयर जो है वो होता है मिक्सचर ऑफ गैस। एयर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, टेंडेंसी टू फ्लो होती है। तो एयर को हम किस में रख सकते हैं? गैस के अंदर। एयर को हम किसके अंदर रखेंगे? गैस के अंदर। इसको हम बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैस। एयर को हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर ऑफ गैस। नेक्स्ट आता है लव। लव क्या है? एक इमोशन है, प्यार। लव एक इमोशन है। अब इसका ये मैटर में तो नहीं रख सकते ना, इसके पास मास नहीं है, कोई ऑक्यूपाई स्पेस नहीं कर रहा, तो हम लव को तो हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट आता है स्मेल। अब देखिए, स्मेल एक यहाँ पे भी है और एक स्मेल ऑफ परफ्यूम भी है। दो स्मेल आप यहाँ दे रखिए। अगर जनरली हमें बोला गया स्मेल, तो स्मेल हम मैटर में क्लासिफाई नहीं करेंगे क्योंकि स्मेल ऑफ परफ्यूम बोला गया। देखिए, स्मेल ऑफ परफ्यूम को मैं रख रहा हूँ गैस के अंदर, स्मेल ऑफ परफ्यूम को मैं रख रहा हूँ गैस के अंदर। अब उसका कारण स्मेल ऑफ परफ्यूम। देखिए, जो परफ्यूम होते हैं जनरली वोलेटाइल सब्सटेंस से बना जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली भाप बन सकते हैं। तो हमें पता है स्मेल ऑफ परफ्यूम। अगर जनरली हमें स्मेल बोला गया है, अगर हमें स्मेल बोला गया है तो हम उसको मैटर में नहीं क्लासिफाई करते, जनरलाइज्ड हो गया वो। इसीलिए हम स्मेल ऑफ परफ्यूम को हमेशा स्मेल ऑफ परफ्यूम है, किसी पर्टिकुलर चीज की स्मेल दे दी। अब हमें पता लग गया ना उसके अंदर क्या होंगे? एरोमेटिक सब्सटेंस होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। अगर स्मेल है, नॉर्मल स्मेल दिया हुआ है, तो आप उसको किसी भी मैटर में नहीं ले सकते। कई बुक दे देती हैं बट जनरली नहीं देना चाहिए, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है लिक्विड। हेट। हेट जैसे लव एक इमोशन है, वैसे ही हेट एक इमोशन है। तो इमोशन को तो हम नहीं कैटेगराइज करते मैटर के अंदर। उससे अगला आता है आलमंड्स। आलमंड्स क्या है? एक सॉलिड है, नॉर्मल, एक पर्टिकुलर शेप है, एक ही शेप में देखे होंगे आपने।
तो सॉलिड को आलमंड्स को किस में रखेंगे? सॉलिड्स में। आलमंड्स आ गए सॉलिड में। नॉर्मल सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की दिखाता है आलमंड्स। फिर बात करते हैं थॉट। जैसे लव एक इमोशन है, हेट एक इमोशन, थॉट क्या हो गया? एक तरह का सोच हो गया, जो हम सोच रहे हैं। अब उसको हमारे कोई मास नहीं है ना, उसका ऑक्यूपाई भी नहीं कर रहा स्पेस कुछ, तो इसीलिए हम मैटर में उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। कोल्ड, कोल्ड को भी हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। हॉट और कोल्ड को हम जैसे टेम्परेचर का डेफिनेशन देते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, तो कितना गर्म है कितना ठंडा, बट कोई मास ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो हम उसको नहीं कह सकते। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को हम ले सकते हैं लिक्विड के अंदर। कोल्ड ड्रिंक को हम किसके अंदर ले सकते हैं? लिक्विड के अंदर। कोल्ड ड्रिंक बोल दीजिए या सॉफ्ट ड्रिंक, सेम बात है। कोल्ड ड्रिंक को हम किस में ले सकते हैं? लिक्विड के अंदर। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी टू फ्लो है, डेफिनेट वॉल्यूम है। देखिए गैस और लिक्विड में ये फर्क है, गैस और लिक्विड दोनों में डेफिनेट शेप नहीं होती, बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कोल्ड ड्रिंक आपने लिए 250 ml की होगी ना आपके पास, तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? लिक्विड है, तो वो मैटर है। नेक्स्ट आता है स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम को मैंने दिखा दिया आपको, स्मेल ऑफ परफ्यूम के बारे में भी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सारे चैप्टर में, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close। बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर आपकी मम्मी ने कोई खाना बनाया है बहुत अच्छा सा, आपको दूर से, मतलब वो दूसरे रूम में या फिर नीचे वाले फ्लोर पे, आपके ऊपर वाले फ्लोर तक खुशबू आ जाएगी, बट कोई ठंडा खाना हो गया, कोई खाना ठंडा हो गया, अच्छा भी बना था वो, तो उसकी स्मेल आपको करने पास जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें एक बात याद रखिए कि आपने एक वर्ड सुना होगा, डिफ्यूजन। इस वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब जो इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की, जो ऐसे आपस में, देखिए क्या हुआ, आपकी मम्मी ने खाना बनाया था नीचे वाले फ्लोर पे, बट आपको खाने की खुशबू आ गई, ठीक है ना? तो उस खाने की खुशबू जो आई है वो कैसे आई है? वो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वहां के पार्टिकल्स मिक्स होते 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 आपके जहां आप रूम में बैठे हैं वहां तक पहुंच चुके हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? वो मोशन कर रहे हैं। और स्पेशली मैं बताऊं तो एनसीईआरटी में वर्ड नहीं दिया हुआ, बट मैं बताता हूँ कौन सा मोशन करते हैं वो ब्राउनियन मोशन करते हैं। अब एक नॉर्मल सी बात, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 9th में ही आगे जाके, कि जब मोशन करते हैं तो उनके पास एक एनर्जी आती है, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मैं रोल है क्यों बताना चाहता हूँ, देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, एनर्जी possessed ड्यूरिंग मोशन। तो मोशन करते वक्त जो एनर्जी आपके पास आएगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होती है? होती है काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी possessed ड्यूरिंग मोशन, तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो डिफ्यूजन कर पा रहे हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो ये आप याद रखें कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो एक नॉर्मल सी बात बताइए, अगर आपके पास एक गर्म खाना है, आपके पास ये गर्म खाना है, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको हॉट फूड, और मैं कोल्ड फूड लिख देता हूँ कि एक ठंडा खाना है, तो आप नॉर्मल सी बात बताइए टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? इसी का ज्यादा होगा ना। अगर टेम्परेचर इसका ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, तो डायरेक्ट रिलेशन है। और काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन भी इसका ज्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और उसका डिफ्यूजन ज्यादा। अब जो कोल्ड फूड है, कोल्ड फूड है, उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी।
और डिफ्यूजन भी उसका कम होगा। तो इसीलिए ठंडे खाना का क्या हो चुका है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है तो क्या हुआ, डिफ्यूजन ही कम हो गया। तो इसलिए जहां वो आपके जो गर्म खाना था वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच रहा था, बट अब नहीं पहुंच पा रहा है, वो उसी रूम में रह गया। कारण काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। इसलिए गर्म खाने की स्मेल आपके दूर तक जा रही है। तो आपको मेन बात ये पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, मेन कारण क्या है इसका, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब होता है ब्राउनियन मोशन, मैंने बता दिया। आप इसको याद जरूर रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउनियन मोशन। कैसे मोशन करते हैं ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन भी कह देते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो नॉर्मल सी बात है, स्विमिंग पूल के अंदर एक डाइवर होता है, स्विमर है, वो पानी को ऐसे काटता है। तो काटता है तो किस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को दिखा रहा है, तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप एक बात आपको पता होगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में, कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। ये एनसीईआरटी की ही लाइन लिखी है मैंने, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, नहीं, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। इसीलिए उसका उल्टा, जितनी ज्यादा फोर्स होगी तो आपस में जुड़े रहेंगे ना, आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे। मतलब दो ही चीजें हैं, अगर कोई भी दो चीजें हैं, मान लीजिए ये दो चीजें हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो आपस में जुड़े रहेंगे, तो स्पेस कम हो गया ना इनके बीच का। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा होती है उतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। तो सॉलिड में सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा। इसलिए आप हवा में ऐसे हाथ हिला पाते हैं। लिक्विड में आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि उतना भी स्पेस नहीं है बट उतना भी स्पेस नहीं है। तो आप याद रखें कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दिस दिस ऑब्जर्वेशन शो, कि डाइवर को काटना पड़ रहा है ना, मतलब आगे जाने के लिए। तो क्योंकि सॉलिड में सबसे कम होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लिक्विड में उससे कम, और यहाँ पे गैस। आप इसको याद रखें, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का, या इसको कह सकते हैं आईएमएस का ऑर्डर है। तो ये क्या दिखा रहा है, किस प्रॉपर्टी मैटर दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। गैस में तो हमारे हाथ ऐसे हिला लेते हैं, सॉलिड में नहीं कर सकते ना ऐसा, लिक्विड में कर लेते हैं पर थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये एनसीईआरटी के अंदर एक हेडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, उन्होंने दी है। हम बात करते हैं, अभी तो हमने लास्ट अभी तो डिस्कस करी है एक पिछले ही क्वेश्चन में, तो हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस, हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या है, स्पेस है। इसको हमने क्या बोला था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सेकंड बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल हैं मैटर्स के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड, अब पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को सिंबलाइज कर रहा है। तो पहला वाला किसको कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को। दूसरा वाला किसको कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, किसको कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। थर्ड चलते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और किस मोशन में मूव करते हैं, मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था आपको, ब्राउनियन मोशन में।
और किसकी वजह से मूव कर पाते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। किस मोशन से मूव कर रहे होते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप भूल गए हो कहीं, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। तो इसको हम जिगजैग मोशन बोलते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं, ऐसे, ठीक है। और इसके लिए एनर्जी कौन सी होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो आप आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। और यही प्रॉपर्टी डिफ्यूजन भी दिखाती है। डिफ्यूजन मैटर के पार्टिकल्स दिखाते हैं, तो वो इसी प्रॉपर्टी के कारण दिखाते हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण दिखाते हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और डेंसिटी अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए डेंसिटी का यहाँ पे वैसे तो मैंने फॉर्मूला दे ही दिया, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू में मास बाय वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, आगे भी आपके काम आएगा। इसी फॉर्मूले से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है। आप देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डेंसिटी समझने के लिए। जैसे हमारे देश में 2 राज्य हैं, जैसे राजस्थान है और यूपी भी। मैं कहूँ वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। 2 स्टेट है, राजस्थान भी है और वेस्ट बंगाल भी है। अब देखिए, या फिर आप दिल्ली का भी ले सकते हैं, राजस्थान में भी। मान लीजिए मैं 2 स्टेट लेता हूँ ऐसे, कोई भी 2 स्टेट लीजिए मैंने, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या मतलब है, डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना उसके उतनी ही वॉल्यूम पे, मान लीजिए महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है, ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड वेस्ट बंगाल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि एरिया कम है बट लोग ज्यादा रह रहे हैं। आप समझिए कि ये एक एरिया है ए और ये एक एरिया है बी। अब ऐसे समझिए, अब दोनों का क्या है, वॉल्यूम सेम है, एरिया भी सेम है, बट यहाँ रह रहे हैं 10 लोग और यहाँ रह रहे हैं 50 लोग। तो ज्यादा भीड़ कहाँ पे होगी, ज्यादा भीड़ बी वाले में हो जाएगी, कि सेम हर जगह रह रहे हैं लोग, हर जगह ए में भी बी में भी लोग तो रह रहे हैं, बट एक जगह तो 10 रह रहे हैं, एक जगह 50 हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड होगी जगह। तो डेंसिटी का मतलब ही यही है कि कितने वॉल्यूम पे कितना मास है, एक यूनिट वॉल्यूम पे इतना मास है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे मैं क्यों बोलना ऐसा चाहता हूँ। अब देखिए, आप नॉर्मल सी बात है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब इसका हम करते हैं, ठीक है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। देखिए सॉलिड, आप खुद सोच के बताइए कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये लिक्विड और मैं लिखा गैस। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की। देखिए गैस में तो आप एक नॉर्मल सी बात मानिए कि ये मैं क्या करता हूँ, हाँ, मैंने मास सबका सेम ले लिया। मान लो मैंने 1-1 केजी का ही ले लिया सब कुछ, केजी में बोल लीजिए जिसमें बोलना है, कि मैंने मास सबका सेम रख दिया, मैंने इस चीज को सेम रख दिया, इसको सेम रख दिया, मैंने मास सबका सेम रख दिया। आप खुद सोच के बताइए, सेम मास का सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन, सॉलिड, लिक्विड या गैस। गैस सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। सॉलिड तो इतने से में रह जाएगा, गैस तो इतनी फैलेगी, लिक्विड थोड़ा बीच में रहेगा। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वॉल्यूम के। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता रहेगा उसकी डेंसिटी कम होती रहेगी। ऐसा ही तो होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो सॉलिड, लिक्विड है और गैस है। अब गैस सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्सर्ट कर रही है, तो उसके सबसे डेंसिटी कम हो जाएगी, और सबसे ज्यादा सॉलिड की। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, क्योंकि देखिए ना, इस इतने में ही कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सबसे ज्यादा है, और लिक्विड में थोड़े दूर दूर होंगे, और गैस में तो एक यहाँ है तो एक यहाँ पे है। तो इतनी ही जगह में इतने मॉलिक्यूल ऐसे चिपक के बैठे हैं, जगह इतनी है, इतने चिपक के बैठे हैं, लिक्विड में थोड़ा इतने और गैस में इतने हैं। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ हो गई, सॉलिड में, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज तो आप याद ही रखें।
क्योंकि अगर ये चीज हो रही है, हाँ, तो ये चीज हो गई, तो इससे आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आप खुद देखिए, सबसे पहले किसको आगे रखेंगे आप सारे सॉलिड वाले को आगे रखेंगे। इस सॉलिड वाले सबसे ज्यादा डेंसिटी पे। तो सॉलिड में कौन है? देखिए, एयर तो नहीं है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी भी एक तरह की गैस ही हो गई, हनी लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो सबसे ज्यादा तो आप आयरन को रखेंगे, सॉलिड है, पूरी तरह अच्छी तरह से सॉलिड है, ठीक है। सबसे आगे आप किसको रखेंगे? सबसे ज्यादा आप रखेंगे आयरन को। आयरन को रख दिया आपने। आयरन के बाद किसको रखेंगे आप? चॉक को रखेंगे। वो भी तो सॉलिड है, थोड़ा अमोर्फस टाइप का सॉलिड है ना, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉटन, और फिर यहाँ पे एक हनी भी लिखा हुआ है। देखिए, कॉटन और हनी में किसको आप प्रेफरेंस देंगे? हनी बहुत विस्कस लिक्विड है। कॉटन क्या होता है ना, कॉटन के बीच में बहुत स्पेस होता है, इसलिए आप बहुत इजीली ऐसे कर सकते हैं, तो उसकी डेंसिटी कम होती है, आपको याद रखना है, उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है। तो चॉक के बाद मैं यहाँ किसको रखूंगा? मैं यहाँ रखूंगा हनी को। हनी के बाद मैं रख सकता हूँ यहाँ कॉटन को। याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना, हनी बहुत विस्कस लिक्विड है। आप देख ना, आप उसको ऐसे रख देंगे तो उसमें आपको दिखेगा अलग से, वाटर से तो बहुत ज्यादा विस्कस होती है, वाटर के पार्टिकल तो ऐसे करते हैं, आप पानी में उसमें ऐसे नहीं कर सकते ना, हनी में। तो हनी का याद रखें आप, ये थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। कॉटन के बाद किसको रखेंगे आप? वाटर को, ठीक है। अब बच गए गैसेस। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है और एयर है। अच्छा, ये पेज नंबर 3 के क्वेश्चन थे पहले, जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे आपको, पेज नंबर 3 के थे, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। और जो आपके ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पेज नंबर 6 के करा रहा हूँ। हाँ, मैं पेज नंबर 6 पे जो ब्लू प्रिंट होते हैं ना, उनको टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, उसके करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वाटर के हो गए, वाटर के बाद क्या है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी मैं एक बार ढंग से लिख दूं, यहाँ पे मैं एक अच्छे से ऑर्डर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या था? आयरन। सबसे पहले था आयरन। आयरन के बाद था चौक। चौक के बाद था हनी। हनी के बाद था कॉटन। उसके बाद था वाटर। वाटर के बाद था वाटर। अब हाँ, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, और यहाँ एयर, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा है, इससे ऊपर वाला आप जान, मैं तो कहूंगा इस, देखिए पेपर में ऐसा तो देंगे नहीं सेम का सेम दे दें। सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड और उसके बाद गैस का, ये आपको ज्यादा याद होना चाहिए। ये तो ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात। नेक्स्ट आता है टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कमेंट अपन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, और फिर आता है शेप, फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, और फिर है डेंसिटी। आपको क्या करना है? टेबल बनाने के बोल रहे हैं, अब इतनी अच्छी टेबल नहीं, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बेसिकली, सॉलिड लिक्विड गैस में। उन्होंने कहा टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के, ठीक है, हम बनाते हैं। तो सबसे पहले 3 तरह की हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छा सा टेबल बनाए। हाँ, ये लीजिए आपके लिए टेबल। टेबल ठीक है, हाँ टेबल ठीक है। कोशिश करते हैं लाइन के लिए। ये आपकी लाइन बन गई, हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं पहले क्या है आपके पास में। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉलिड के बारे में। इसके बारे में? सॉलिड के। फिर हम लिखेंगे लिक्विड। फिर हम लिखेंगे गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी आगे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि शेप
कैसी है भाई उसकी, मतलब सॉलिड कैसी शेप दिखाता है, लिक्विड की क्या शेप होती है, गैस की क्या शेप होती है। ठीक है, और आप जरा मतलब बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कर सकते हैं, बट हम मेजर वाली कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, तो शेप हो गई, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी, हम मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है उसको मैं पूरा तो ना लिख के, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ IMF, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे IMF, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे IMF लिख देता हूँ यहाँ पे IMF। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMS। IMS का मतलब क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, और वैसे तो मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ, रिजिडिटी की बात कर सकता हूँ, मैं रिजिडिटी भी लिख देते हैं हम कि रिजिड कितना है कोई। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिबिलिटी को भी ले लेता हूँ मैं कि कंप्रेसिबल कितना होगा कोई। वैसे तो और भी काफी सारी हैं बट हम बेसिकली ये 5 ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी मैं बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन हम इतने ही लेते हैं। तो हम एक सेकेंड, हाँ हम हम्म, हाँ तो सॉलिड के हम शेप की बात करते हैं, वाला पता चल जाएगा। तो सॉलिड की सबसे पहले इसकी तो डेफिनेट शेप होती है, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ इसकी डेफिनेट डेफिनेट शेप है, इसकी तो डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड की होती है कि डेफिनेट शेप नहीं, जिस कंटेनर में डालोगे वैसे डल जाता है, गैस में भी सेम, जैसे कंटेनर है उसमें डालोगे तो सेम वैसी शेप ले लेता है। तो नो डेफिनेट नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब एक चीज का दोनों में फर्क रखो, इसकी तो डेफिनेट शेप है, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम भी है। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती पर डेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए, तो इसकी डेफिनेट शेप नहीं है बट इसकी डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम है डेफिनेट, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसकी डेफिनेट, ना ही इसकी डेफिनेट शेप है ना ही इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपको हो गया इधर। ठीक है, थोड़ा सा ओके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आईएमएफ, आईएमएफ की क्या बात है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने लिख दिया ऊपर, आईएमएफ का मतलब ये है, मैं आईएमएफ का मतलब लिख देता हूँ कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो ये है आईएमएस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो ऐसे टाइट करके बैठे रहते हैं। लिक्विड में थोड़ी कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो सॉलिड में क्या होती है, हम बोल सकते हैं मैक्सिमम यहीं पे होती है। ठीक है, लिक्विड में भी होती है बट लेस देन सॉलिड, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि लेस देन सॉलिड। ठीक है, और गैस में हम क्या लिख सकते हैं, लीस्ट, बहुत कम, कि होती ही ना मात्र के बराबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में। तो आईएमएस मैंने लिख दिया ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो
जहां सबसे ज्यादा फोर्स है इसका मतलब चिपक के बैठे हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर स्पेस नहीं है इसका मतलब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। आप याद रखिए। तो वही कि सॉलिड में तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लीस्ट, और लिक्विड में हम क्या लिख सकते हैं, मोर देन सॉलिड। सॉलिड से तो काफी ठीक ठाक होता है, मोर देन सॉलिड, और गैस में मैक्सिमम। ठीक है भाई, चलिए ये भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजिडिटी की। रिजिडिटी की हम बात कर लेते हैं। तो रिजिडिटी क्या है भाई? रिजिडिटी का तो वैसे तो यहाँ आगे पूछा ही हुआ है क्वेश्चन में, कमेंट अपन द फॉलोइंग रिजिडिटी, तो मैं बताने ही वाला था। रिजिडिटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू, ये पार्टिकल मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जनरली सॉलिड दिखाते हैं। टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स शेप, मतलब जैसे अब ये सॉलिड है तो ऐसा तो नहीं है ना ये थोड़ी देर बाद पिघल जाएगा, इसको अपनी शेप रेजिस्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं रिजिडिटी की। टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स शेप वो कौन दिखाता है, वो सॉलिड दिखाते हैं। तो सॉलिड्स आर रिजिड, भाई सॉलिड्स क्या है, रिजिड होते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो दिखाते हैं, फ्लूइड। और गैसेस भी क्या होती हैं, फ्लूइड होती हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है, ये आगे इसमें भी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है जैसे ये सॉलिड है, इसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे तो क्या अपनी स्टेट बदल लेता है? नहीं बदलता। हाँ, गैस के ऊपर आप लगाइए, गैस के ऊपर आप पिस्टन ऐसे करके लगाइए तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड के ऊपर लगाइए तो वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? नेग्लिजिबल। सॉलिड तो बहुत मुश्किल होता है ना कंप्रेस करना, बहुत रेयर चांस है कि आप सॉलिड को लिक्विड बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़े। तो ये तो ऑलमोस्ट नहीं, तो आप इसको बोल सकते हैं लीस्ट कंप्रेसिबल। लिक्विड और गैस ठीक ठाक कंप्रेसिबल है, बोथ आर कंप्रेसिबल, तो दे शो कंप्रेसिबिलिटी। आप लिख सकते हैं मोर देन सॉलिड, की सॉलिड से तो काफी अच्छी है भाई इसकी। ठीक है, और बात करें गैस, गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है। अब आप जो नॉर्मल अपनी गाड़ियों में हम सीएनजी वगैरह भराते हैं, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको कंप्रेस कर दिया ना, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो हाईली कंप्रेसिबल। तो अगर ये प्रॉपर्टी, ये गैस नहीं दिखाती तो हम अपनी गाड़ियों में सीएनजी कैसे भराते? सीएनजी गैस थोड़ी ना डलाते हैं हम, बोलते गैस है बट है तो वो लिक्विड ही ना। हाँ, सीएनजी लिक्विड ही है एक तरह का, बट है वो क्या, गैस को हमने क्या कर दिया, प्रेशर दे के उसको लिक्विड बना दिया। ठीक है, तो इस, देखिए गैस अगर नहीं होता तो हम सीएनजी कैसे डलवाते अपनी गाड़ियों में। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने जनरल प्रॉपर्टी की बात करी, और भी बहुत चीजें हैं। अब आगे क्वेश्चन इसी के अंदर है, कमेंट अपन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। इसकी हम बात करते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं यहीं से। तो हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, हमें सबसे पहले रिजिडिटी के बारे में, वैसे तो मैंने आपको बता दिया अभी रिजिडिटी क्या होती है। ठीक है, रिजिडिटी क्या होती है। ठीक है, हम रिजिडिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि रिजिडिटी क्या है, व्हाट इज रिजिडिटी, यही तो पूछा हुआ है कि रिजिडिटी क्या है। तो रिजिडिटी मैंने बताया था, टेंडेंसी टू रेजिस्ट, टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स शेप। सॉलिड इज, सॉलिड तो बहुत रेयरली होता होगा ना, हाँ 11th 12th में पढ़ते हैं सॉलिड्स के बारे में कि होता है थोड़ा बहुत, बट सॉलिड्स अपनी शेप कभी नहीं, मतलब जो अपनी शेप में आ गए उसी में रहते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं अपनी शेप। तो रिजिडिटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स शेप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले, हाँ
रिजिडिटी की। कि रिजिडिटी क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं टेंडेंसी टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स शेप। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आपको यही लिखनी है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स शेप। और सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, आप लिख सकते हैं हाईली रिजिड। हाईली रिजिड, सॉलिड्स क्या है, हाईली रिजिड। ठीक है, उसके बाद किसकी, उसके बाद बात करिए कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी को भी आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्रेसिबल कॉल कितना है, इजिली कंप्रेस, आपको पता है सॉलिड तो होने वाले नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी को, आपको आगे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है जैसे आपने पिस्टन लिया, आपने यहाँ पे गैस ली, आपने उसको कंप्रेस कर दिया, मतलब उसके पहले पार्टिकल दूर दूर थे ना, अगर वो पास पास आएंगे तो लिक्विड बनने स्टार्ट करते हैं। ये तो कंप्रेसिबिलिटी होती है कि आप ये ऐसे समझें कि जैसे लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड में फर्क क्या है कि दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, सॉलिड में ज्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा। अगर तुम गैस की बात कर लें, गैस में भी बहुत ज्यादा होता है, अगर तुम उसको कम करोगे, कम करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो वही तो है, गैस 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 हाईली कंप्रेसिबल है, लिक्विड भी कंप्रेसिबल है, बट सॉलिड है क्या कंप्रेस, और कैसे कंप्रेस करोगे उसको, नहीं कर सकते ना। तो यही यहाँ पे है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि कितना कंप्रेसिबल है। हाँ, तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब था कि टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, ये डेफिनेशन थोड़ी सी, टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स को अप्लाई किया जाए। ठीक है, पिस्टन वाला जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जो गैस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है यार, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो इसको जैसे यहाँ पे सॉलिड हाईली रिजिड है और गैस हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, मैंने बताया था ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसी से आप याद रखें अगर आपको याद नहीं रहता है। तो नेक्स्ट आपकी बात करी गई है, नेक्स्ट किसकी बात हुई है, नेक्स्ट बात हो रही है फ्लूइडिटी की। तो फ्लूइडिटी की बात करते हैं, फ्लूइडिटी क्या होती है। तो फ्लूइडिटी का क्या मतलब है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे आपने पानी ऐसे डाल दिया तो बिखर जाएगा ना, सेम अगर आप अगरबत्तियां लगा के छोड़ दो तो दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। क्यों, तो टेंडेंसी सॉलिड के साथ तो नहीं होता ना ऐसा, सॉलिड आप जहां रखोगे वहीं रखा रहता है, सॉलिड्स तो फ्लूइड नहीं होते। तो इसका क्या मतलब होता है फ्लूइडिटी का, फ्लूइडिटी का मतलब है टेंडेंसी टू फ्लो। याद रखें, फ्लूइडिटी का क्या मतलब है, टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। ठीक है, जब भी आपके दिमाग में कोई फ्लूइड बोले तो फ्लूइड से आपको लिक्विड और गैस क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट बोला हुआ है इन्होंने फिलिंग अ गैस कंटेनर। बहुत इजी है। ठीक है, तो फिलिंग अ गैस कंटेनर से आप क्या समझते हो, देखिए एक मैटर की गैस की प्रॉपर्टी समझ में आती है कि भाई फिलिंग अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो गैस कंटेनर से आप क्या समझते हो, इससे आपने कंटेनर लिया उसमें आपने गैस डाल दी, तो इससे क्या समझते हो आप, कौन सी प्रॉपर्टी समझते हो गैस की। बिल्कुल हम एक चीज समझते हैं कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है गैस की। तो हमने जिस अपना कंटेनर में डाला
उसने उसी की शेप ले ली, सेम लिक्विड के साथ होता है, बट हम यहाँ गैस की बात कर रहे हैं। तो गैस की किस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है? ये इस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है और कोई उसकी डेफिनेट शेप नहीं है, कोई उसकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, इसलिए जिस कंटेनर के अंदर हमने डाल दिया और जितनी डाल दी, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि फिलिंग अ गैस कंटेनर से आप क्या समझते हैं? फिलिंग अ गैस कंटेनर से समझते हैं कि गैस हैज नो डेफिनेट गैस हैज नो डेफिनेट शेप, भाई उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं है एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, भाई उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, इसलिए आपने जिस कंटेनर में उसको डाला उसने वैसी ही शेप रख ली, अपने जितनी वॉल्यूम कवर करनी उसने कवर कर ली। तो ये गैस की प्रॉपर्टी है। तो फिलिंग अ गैस कंटेनर से आप क्या समझते हैं? यही चीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शेप पे। तो शेप की बात तो वैसे तो हमने अभी कर ही ली, शेप की बात करते हैं कि शेप से क्या आप समझते हैं। तो शेप से हम समझते हैं शेप है, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी, तीन है। अब उन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फिलिंग अ गैस कंटेनर में कर लिया था, अब हम बात कर रहे थे शेप की। तो शेप, तो शेप से देखिए, वैसे तो मैं ज्यादा ना लिखवा के मैं यहाँ पे ये दिखा सकता हूँ शेप। शेप क्या है? डेफिनेट शेप, वॉल्यूम। लिक्विड में नो डेफिनेट शेप, लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, गैस में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो आप नॉर्मल सी बात है। तो आप पहले बात करते हैं शेप क्या होती है, थोड़ा सा शेप आपको किस बारे में आइडिया देते हैं? तो शेप बताती है हमें, इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ डेफिनेट, इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ डेफिनेट बाउंड्री, कि भाई किसकी कितनी बाउंड्री है उसका हमें यहाँ से अंदाजा शेप से पता लगता है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स हैं उनकी तो अच्छी शेप है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड की, लिक्विड एंड गैस हैव नो डेफिनेट शेप, हैव नो डेफिनेट शेप। कि आप शेप से तो आपको यही पता लगता है कि शेप हमें डेफिनेट बाउंड्री का देता है, सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है और लिक्विड की और गैस की दोनों की डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने आपको बताई थी। वैसे तो एक बार और बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed ड्यूरिंग मोशन, जो मोशन करते वक्त आपको एनर्जी मिले, मोशन कराने में एनर्जी, एनर्जी पजेस ड्यूरिंग मोशन, जब मोशन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का आप फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे, 9th में ही पढ़ते हैं मोशन, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में क्या होता है? हाफ mv²। और गैस के पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है ना, इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि गैस पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी मैंने आपको समझाया था, एक बार और बता देते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी मैंने आपको बताया था घनत्व, एक तरह से हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व। वही कि आप वॉल्यूम सेम, मास सेम ले लें, वॉल्यूम आप चेक कर लें, तो सॉलिड्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड की उससे कम और गैस की सबसे कम। तो डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी का जनरली एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू में मास बाय वॉल्यूम, और इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास प्रेजेंट है। एक यूनिट वॉल्यूम लिया है तो उस पे कितना मास प्रेजेंट है, यही डेंसिटी होती है। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, जैसे आप एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप क्या करें, आप मास सेम रख लें, आप मास सेम ले लें। अगर आप मास सेम ले लेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम चेक कर लीजिए, अब क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो होगा वो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। तो वही बात है, सेम अगर मास ले लिया आपने सॉलिड लिक्विड गैस का, तो आपको पता होगा वॉल्यूम सबसे ज्यादा कौन ऑक्यूपाई करेगा, गैस, तो उसकी डेंसिटी सबसे कम, और सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन करेगा, सॉलिड, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो आप इसको भूल ना जाएं, और आपके कोई भी क्वेश्चन है डेंसिटी के रिलेटेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप इसको याद रखेंगे, सॉलिड सबसे ज्यादा, लिक्विड उससे कम और गैस उससे कम। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, आप ध्यान, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी डिस्कस कर लिया हमने, रिजिडिटी को भी डिस्कस कर लिया, कंप्रेसिबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया। चलिए, तो क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। मतलब एक गैस है, उसको हमने एक वेसल में रखा और उसने पूरी तरह से फिल कर लिया, तो क्या रीजंस हैं इसके। तो अगर आपने कंटेनर लिया और उसके अंदर आपने गैस डाली और पूरी तरह से फिल हो गया, ये किस प्रॉपर्टी की दिखा रहा है गैस की, तो गैस की इस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है कि एक तो आपने उसको जिस कंटेनर में डाला उसकी शेप ले ली, इसका मतलब उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो वो, और कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो तीन बातें आपके सामने आती है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, पार्टिकल बहुत तेज मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन मूव कर रहे हैं, इसलिए पूरी गैस को फिल कर लिया, और कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसलिए जिस कंटेनर में डाल रहे हैं वो उसी की शेप ले ले रहे हैं। सबसे पहला रीजन जो गिव रीजन में, गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, तो इसका आंसर गिव रीजन का सबसे पहला यही होगा कि क्या रीजन आपको दिख रहा है, तो रीजन सबसे पहला ये है कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। जो पार्टिकल हैं गैस के, पार्टिकल मूविंग इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में वो मूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, मूव कर रहे हैं रैंडमली, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो ब्राउनियन मोशन को, पार्टिकल्स मूविंग रैंडम मोशन, तो उसी को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। गैस के पार्टिकल्स क्या शो करते हैं, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। तो गैस विल कंप्लीटली द वेसल, और इससे हम क्या बोल सकते हैं, उसकी डेफिनेट शेप भी नहीं है और ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्या रीजन है इसके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन है, भी देखते हैं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जब आप किसी गैस को वॉल के अंदर डाल, किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हो, तो उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो वो वॉल्स पे जाके टकराएंगे, वॉल्स पे जाके टकराएंगे तो क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं क्लास 9th में, तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स बाय एरिया, कि इतने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो वही वहां पे बोल रहा है कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, अगर आपने कोई कंटेनर लिया उसके अंदर गैस को डाल दिया, तो गैस के पार्टिकल मूव कर रहे हैं और जाके हिट करेंगे कंटेनर की वॉल को,
तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन है उनका। तो गैस पार्टिकल्स आर मूविंग इन रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास अगर कोई कंटेनर है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जाके ऐसे हिट करते रहेंगे और प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे, एक फोर्स लगाते रहेंगे पर्टिकुलर एरिया पे। इसी को हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू है फोर्स बाय एरिया। नेक्स्ट आता है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। क्या एक वुडन टेबल को हमें सॉलिड बोलना चाहिए? पहले सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है तो आप कह सकते हैं। अगर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल कर रहा है तो सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप होना चाहिए। तो वुडन टेबल की एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, रिजिड है, हाँ रिजिड है, कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, हाँ भाई कंप्रेसिबल भी नहीं है, फ्लूइडिटी नहीं दिखानी चाहिए तो नहीं दिखाता। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो कर रहा है। तो सॉलिड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है वुडन टेबल, इसलिए हमने उसको बोल दिया है तो सॉलिड है। तो वुडन, अब यहाँ पे बोला गया है कि वुडन टेबल को क्या हमें बोल देना चाहिए? तो 7th क्वेश्चन का अगर मैं सी पार्ट लेता हूँ, 7th क्वेश्चन का अगर मैं सी पार्ट, तो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। यस, इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, इट शुड बी कॉल्ड सॉलिड। उसको हमें क्या बुलाना चाहिए? सॉलिड ही बुलाना चाहिए। तो तो वुडन टेबल को हमें सॉलिड बोलना चाहिए। यस, इट शुड बी कॉल्ड, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। क्या है सॉलिड की प्रॉपर्टी? कि उसके पास डेफिनेट शेप होनी चाहिए। तो डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप भी है और वॉल्यूम भी है, तो दोनों प्रॉपर्टी दिखा रहा है। रिजिड है, रिजिड होना चाहिए, ठीक है। नो, इसको आप बोल सकते हैं नो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो नहीं दिखा रहा, अगर दिखा रहा होगा तो वो लिक्विड में चले जाते हैं। तो ना ही कंप्रेसिबिलिटी है और ना ही फ्लूइडिटी है। तो कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब सारी प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड में फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमने वुडन टेबल को क्या बोला? हमने एक बोला वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। यस, इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है सॉलिड की, दिखा रहा है, इसलिए हमने उसको बोला। 7th का डी ऑप्शन कह रहा है वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो कि अगर हमें एयर के अंदर ऐसे हाथ घुमाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमें सॉलिड के अंदर करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, एयर के अंदर क्या है? एयर का मतलब ही क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस। वहाँ क्या है? गैसेस प्रेजेंट है। और गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा तो बहुत इजी से हम हाथ घुमा सकते हैं। और हम बोल सकते हैं हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एयर के अंदर हमारा हाथ घुमाना बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि बहुत दूर दूर है पार्टिकल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत है। बट सॉलिड के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। सॉलिड के अंदर, अब सॉलिड जो है उसमें क्या है? हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत लो है और हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है। तो आप नॉर्मल सी बात समझिए कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में
ये अगर ऐसे दो पार्टिकल हैं और ये दो पार्टिकल्स हैं, अब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, और ये दो पार्टिकल्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये गैस के पार्टिकल हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में हार ऐसे डालना बहुत इजीली पॉसिबल है। इनके बीच में है नहीं, इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट को लाना पड़ेगा, हमें बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी इनके बीच में डालने। तो यही कारण है कि हम एयर के अंदर तो इजीली ऐसे हाथ घुमा सकते हैं क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ गैस है और गैस की प्रॉपर्टी है। सॉलिड के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है। सो ये तो हो गए आपके सारे क्वेश्चन। सेवेंथ एट्थ है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिक प्रिंसिपल समझना होगा फ्लोटेशन का। सबसे पहले तो यहाँ पहली लाइन लिखी है, मैंने आपको डेंसिटी के बारे में पहले भी एक चीज बताई थी, डेंसिटी का मैंने ऑर्डर की सॉलिड, ये डेंसिटी का ऑर्डर होता है, ये डेंसिटी ऑर्डर है, ये डेंसिटी का ऑर्डर है कि सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में। सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी जनरली कम होती है सॉलिड्स की। अब अगली लाइन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा प्रिंसिपल, अगर फ्लोटेशन आपको पता हो कि कोई चीज पानी के ऊपर कैसे फ्लोट करती है, नाइन्थ में आगे पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो फ्लोटेशन के क्या प्रिंसिपल है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा, मतलब सिंक कर जाएगा, पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो हम वर्ड यूज करते हैं जस्ट फ्लोट, जस्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, और अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो फ्लोट करेगा, बहुत इजीली फ्लोट करेगा। अब ऐसा होता क्यों है, सब नाइन्थ में पढ़ते हैं, बायनेंसी का कारण होता है, बट उसमें तो हमें घुसना नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन हमें करना है। तो आगे देखिए, जो यहाँ पे बोला हुआ है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब ये जो पानी है, मान लीजिए पानी है, ठीक है, ये पानी है और ये ऐसे आइस है, ये आइस है। अगर आइस पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, इसका क्या मतलब है, ये वाला कंडीशन है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। यही तो बात बोली जा रही है कि अगर आइस फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर तो इसका मतलब ये वाला केस है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि सॉलिड की डेंसिटी तो हमेशा ही ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो बात तो उल्टी हो गई ना। जो मैंने यहाँ बोला था, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड्स की जनरली पानी से कम डेंसिटी होती है, बट आइस फ्लोट कर रही है। आइस फ्लोट कब करेगी, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए स्पेशल केस होता है। जो आइस है, आइस के जो पार्टिकल्स हैं, ये एक आइस है, आइस के मैं ऐसे दो पार्टिकल उठाता हूँ और मैं लिक्विड के उठाता हूँ, तो ये आइस के पार्टिकल है, ये लिक्विड के पार्टिकल है, आप समझिए, और ये आइस के पार्टिकल है। तो आइस के और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अब क्यों ज्यादा होता है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत सारे कारण होते हैं उनके बीच में, बट जनरली हम आपको यही याद रखना है कि आइस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। अब जब ज्यादा हो जाता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा, तो वॉल्यूम ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए आइस की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो फ्लोट करता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन फॉलो इसलिए कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको याद रखना है
प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड वाला, डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी ऑफ सॉलिड वाला, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड की ज्यादा है तभी वो फ्लोट करेगा। और ये भी आपको याद रखना है, बट ये स्पेशल केस दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो उसको याद जरूर रखें, ठीक है, क्योंकि इंटरमोलर स्पेस ज्यादा है, इसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है इसकी एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। कन्वर्जन है, तो इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि केल्विन जो होता है ऐसे, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस, केल्विन इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 0.15 में आता है, बट उसका इतना रोल नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इससे आपको निकल सकता है। अब आपको दिया हुआ केल्विन का है, आपको सेल्सियस में निकालना है। सबसे पहला क्या है आपका 300 केल्विन, वो आप रख दीजिए यहाँ पे, तो 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 300 माइनस 273, हाँ, तो इसका आंसर कितना आएगा आप करके देखें इसको, तो 300 माइनस 273 है, तो आई थिंक ये अप्रॉक्स 273 को आप माइनस करके देखें, नॉर्मल सी आप करके देखें, तो आई थिंक ये आ जाएगा 25, आई थिंक 27 डिग्री, तो ये आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको नॉर्मल मैथ्स लगानी है, इसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम 573 केल्विन, तो इसमें भी 573 को यहाँ रख दीजिए, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 573 माइनस 273, तो आई थिंक ये आएगा 300, तो 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कन्वर्जन आ सकते हैं, उल्टा भी दे सकते हैं, डिग्री सेल्सियस दे देंगे आपको केल्विन, तो कुछ नहीं करना, आपको माइनस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखिए 250 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इतने पे क्या होता है वाटर स्टीम, ये तो ट्रांजिशन स्टेट हो गई ना, इससे ऊपर ऊपर वाले में क्या होता है वाटर स्टीम होता है, इससे कोई भी ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो, इससे कोई भी ऊपर टेम्परेचर अगर होता है तो वो स्टीम होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री, इससे ऊपर वाले में सारे में स्टीम है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा स्टीम, या फिर आप गैस बोल लीजिए नॉर्मल, ये किस फॉर्म में होगा गैसेस, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, तो आप गैसेस बोल सकते हैं। बी है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको गैस लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, बट थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे लिक्विड एंड गैस अगर दोनों लिखें तो भी गलत नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये है बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर यहाँ पे आप लिक्विड एंड गैस दोनों लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गैस लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा आप नॉर्मल समझिए ना, ये एक कंटेनर है, ये 25 डिग्री सेल्सियस मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर, आपने इसको हीट करा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, यहाँ लेटेड हीट का भी थोड़ा चक्कर होता है, तो 100 डिग्री पे ये देखो ये भाप बन गया, बट ये अभी भी 100 डिग्री पे है ना, टेम्परेचर सेम रहता है जब कन्वर्जन होता है स्टेट का, तो 100 डिग्री पे वो ट्रांजिशन स्टेट है, लिक्विड की तरह भी एग्जिस्ट करती है और गैस की तरह भी, ठीक है, तो ये तो बहुत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जो मैंने अभी पीछे बताया था कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आप करते हैं तो लिक्विड से जब वो गैस बनता है तो टेम्परेचर
कांस्टेंट रहता है। तो यहीं पे पूछा हुआ है कि कांस्टेंट क्यों रहता है, तो इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है लेटेंट हीट, कि लेटेंट हीट के कारण, जिसको हम बोलते हैं हिडन गैस। बट क्यों होता है, हमने जवाब तो दे दिया लेटेंट हीट, बट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाई डस, कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, नॉर्मल एक बीकर में रूम टेम्परेचर पे हम एक वाटर लेते हैं, मैंने एक रूम टेम्परेचर पे वाटर लिया 25 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, मैंने पहले इसको गर्म करा कहाँ तक, 80 डिग्री सेल्सियस पर, फिर ये 100 डिग्री पे आया, ठीक है। अब देखिए, ये बन गया भाप, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब फिर मैंने और हीट करा, अभी भी ये भाप है ऐसे, ये मान लीजिए 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैं यहाँ इसकी फिजिकल स्टेट लिखता हूँ, यहाँ पे क्या रहा होगा, वो लिक्विड में रहा होगा, यहाँ पे भी क्या रहा होगा, वो लिक्विड में रहा होगा, और यहाँ पे वो लिक्विड में है, यहाँ पे वो गैस में है, यहाँ पे भी वो गैस में है। तो जो हम पहले टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो एनर्जी हमारी टेम्परेचर बढ़ाने में लग रही थी, यहाँ से यहाँ तक हम गए, तो टेम्परेचर हम क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो एनर्जी जो हमारी खर्च हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने में हो रही थी, स्टेट नहीं चेंज हो रहा। स्टेट कहाँ चेंज हुआ, स्टेट इस टेम्परेचर पे चेंज हुआ, इस टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल लीजिए, अब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोल लीजिए। तो लिक्विड से जब गैस में हम गए, तो क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसका कारण है लेटेंट हीट, हम बोल देते हैं कि लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की वजह से नहीं हुआ। अब लेटेंट हीट करती क्या है, लेटेंट हीट क्या करती है, देखिए, मान लीजिए लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे लिक्विड, और गैस के कैसे होंगे पार्टिकल, बहुत दूर दूर होंगे, ऐसे, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो अब जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, अब जितनी भी हम एनर्जी देंगे, अब उसे स्टेट बदलनी है, स्टेट बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो ये बीच में एनर्जी लग रही है, इनके बीच में जो फोर्सेज हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिसको बोलते हैं IMF, फोर्स से बोल देते हैं, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, उनको तोड़ने में ही तो लगेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में है, जो एनर्जी यहाँ पहले खर्च हो रही थी वो टेम्परेचर बढ़ाने में हो रही थी, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, उसको स्टेट चेंज करना है। स्टेट चेंज करने के लिए क्या, लेटेंट हीट की जरूरत पड़ रही है। लेटेंट हीट क्या कर रही है, वो इन फोर्सेस को तोड़ रही है, तोड़ेगी जब भी तो स्टेट बदलेगा, जब भी तो ज्यादा स्पेस आएगा, स्पेस ज्यादा आएगा जब भी तो वो गैस बनेगी। तो जो लेटेंट हीट है वो क्या कर रही है, वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ रही है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर बढ़ाना उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। उसके बाद जब वो स्टेट, मतलब वो गैस बन गई, मतलब स्टेट चेंज हो गई, उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाइए, वही एनर्जी क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, पहले नहीं बढ़ा रही थी। ये बोलते हैं, अब इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे इसको हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन भी इसी हिसाब से बना लेते हैं, लेटेंट हीट को बोलते हैं ना हिडन गैस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, अब यहाँ वेपराइजेशन की बात है, 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। तो लेटेंट हीट का काम क्या हो, बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ना। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। लिक्विफाई का मतलब क्या हुआ, गैस से लिक्विड बनाना है। तो सजेस्ट अ मेथड, तो हम दो मेथड यूज करते हैं जनरली, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस थी, मैंने क्या कहा था, सीएनजी है तो गैस, बट हम उसको लिक्विड की तरह ले रहे हैं ना, तो उसको कंप्रेस करना पड़ा था। कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ था, हमने क्या लिया, हमें गैस मिली, हमें ये नॉर्मल हमें गैस है इस कंटेनर में, हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ऐसे पिस्टन लगा दिया, देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, दूर दूर है, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं,
अब ये देखिए क्या हुआ। अब हमने इस पिस्टन को नीचे कर दिया, एक तरह से हमने क्या कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया। प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होगा, ये देखिए ये पार्टिकल्स पास पास आ गए। अभी तक तो यहाँ गैस थी है, अब क्या हो गई है, लिक्विड हो गई। तो क्या कर रहे हैं हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसकी मदद से, पिस्टन की वजह से। ऐसे पिस्टन की वजह से हमने लगाया, तो ऐसे पिस्टन की जब हमने दबाया तो पार्टिकल सारे पास आ गए, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो गया, तो जो गैस थी वो क्या बन गई, लिक्विड बन गई। सो दैट्स द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो सबसे पहला मेथड क्या हो गया, फर्स्ट मेथड, बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। दूसरा देखिए, अब गैस के पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं ना, किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। अब मैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ही कम कर दूं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ही कम कर दूं तो हम मूव कम करेंगे, तो पास में रहेंगे, तो लिक्विड बन जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो अगर मैं टेम्परेचर ही कम कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो मूवमेंट कम करेंगे और गैस से वो लिक्विड में आ जाएंगे। सेकंड क्या हो गया, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम कर दिया मैंने बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से क्या होता है कि टेम्परेचर कम करा मैंने, काइनेटिक एनर्जी ही खत्म हो गई, कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो मोशन ही नहीं कर पाएंगे ना, वो इतना ज्यादा मोशन ही नहीं कर रहे। मान लीजिए कंटेनर है ऐसे भरा हुआ, यहाँ ऐसे गैस के पार्टिकल भाग रहे थे बहुत तेज, आपने क्या करा, यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री था, आप इसको ले गए टेम्परेचर माइनस पॉइंट, या बोल दीजिए -40 पे ले गए, तो अभी सारे पास पास आके बैठ जाएंगे ना, ऐसे लिक्विड बन गया ना, मतलब एकदम पास ले आए आप। पास लाने का प्रेशर भी एक तरीका है और ये कम करने का, ठीक है। तो दो मेथड एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर नॉर्मल जो हम हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में फ्राटा बोलते हैं ना, ऐसे तेज तेज घूमता है, तो वो जिस दिन गर्मी बहुत तेज है और सूखा हुआ दिन है, मतलब बारिश बारिश बहुत दिनों से नहीं है, उस दिन बहुत अच्छा क्यों काम करता है। तो इवेपोरेशन से क्वेश्चन है, और इवेपोरेशन के फिर फैक्टर से क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो यहाँ पे जो लास्ट में लाइन लिखी है हॉट ड्राई डे, तो ड्राई डे से तो आप एक मतलब समझते होंगे कि ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो एक तरह से लेस ह्यूमिड। और हॉट ड्राई डे, जैसे आप नॉर्मल अगर आप हॉट डे बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज है। तो दोनों ही कंडीशन इवेपोरेशन को, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन में दोनों कंडीशन इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज करती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। देखिए ह्यूमिडिटी का क्या मतलब, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब अगर बहुत ज्यादा पहले से मतलब ह्यूमिड डे है, बारिश हुई है, नमी है पहले से ही, तो इवेपोरेशन कम होगा ना, पहले से पानी प्रेजेंट है और आप पानी को इवेपोरेट कैसे करोगे। तो उस दिन है सूखा हुआ, बारिश हुई नहीं कई दिनों से, तो वो एयर में पानी नहीं है, और दूसरा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो वेपोरेशन, रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज होती है। तो इन दोनों से ही क्या हो रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, बिकॉज उस दिन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गई है, और इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा आपको ठंडक मिलेगी, उतने ज्यादा आपके पसीने सूखेंगे, तो उतनी ज्यादा आपको ठंडक मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। नेक्स्ट आता है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। देखिए जितनी गर्मी होती है आप उस मटके को, मटके में ठंडा पानी, और फ्रीजर से अच्छा पानी होता है, नेचुरल है, तो
मटके में ऐसा क्या होता है कि हमारे पानी को वो ठंडा कर देता है। फ्रीजर में तो है ना, पूरा एक सिस्टम होता है, रेफ्रिजरेटर का फंक्शन है। इसमें ऐसा क्या है? तो कुछ ऐसा खास नॉर्मल इवेपोरेशन का एक प्रोसेस है। आप ऐसा समझिए कि एक मटका है, ठीक है। हम्म, एक मटका है। ईंट बन रहा है। हाँ, ये एक मटका समझ लीजिए, इतना अच्छा तो नहीं बना। अब मटके में क्या होता है ना, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कभी ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अब इन पोर्स की वजह से ही मिट्टी से बना होता है ना, इसके कारण छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स के कारण ही पानी हमारा ठंडा होता है। अब देखिए, हमने पानी क्या रख रखा है अंदर, नॉर्मल पानी रखा हुआ है। अब गर्म हवा आएगी ऐसे, ये मान लीजिए गर्मी है बहुत, ऐसे लू वाली एयर है, बहुत गर्म हवा है, ठीक है। ये ऐसे पोर्स के अंदर से जाएगी, और जो यहाँ पे पानी है, जो यहाँ पे ऐसे पानी रखा हुआ है, ये देखिए ये पानी है, ठीक है। पानी जो है उसके ऊपर पे जो सरफेस पे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, अब ये गर्म हवा आई, इन इस गर्म हवा की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करेगी, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम करके जाएगी। ऐसी गर्म हवा गई, इन पार्टिकल्स से टकराई, काइनेटिक एनर्जी क्या करी उसने, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी। अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर ही डिक्रीज हो गया ना। तो पहले मान लो पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे था, अब किस पे आ गया वो, 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी आपने मटके में रखा तो उसके अंदर कुछ नहीं हुआ, बस क्या हुआ है कि गर्म हवा अंदर गई, उसने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कर दी कम। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी हो गया कम। और ऊपर कैसे गए, ये पोर्स की वजह से। ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स की वजह से हवा अंदर गई, हवा अंदर गई, गर्म हवा, पार्टिकल्स जो सरफेस पे होते हैं पानी के, उनकी काइनेटिक एनर्जी कर दी कम, तो टेम्परेचर भी हो गया कम, जिसकी वजह से आपका जो पानी गर्म था वो ठंडा हो गया। तो हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थर कॉटन बिकम कूल ड्यूरिंग समर, तो यही इसका कारण है। क्या हुआ बेसिकली, यहाँ इवेपोरेशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ। यही बेसिक प्रिंसिपल है इवेपोरेशन का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इवेपोरेशन हुआ है, और कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल इवेपोरेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल। आपने यहाँ पे हाथ पे एसीटोन रखा, पेट्रोल रखा है, परफ्यूम, थोड़ी देर बाद वो उड़ जाता है, ठंडक फील होती है। ये एवेपोरेशन का ही एक फिनोमिना है। देखिए, जो एसीटोन है, एसीटोन में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, आप 10th में जाके पढ़ेंगे एसीटोन को। एसीटोन को ऐसे लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन होता है। नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं। तो एसीटोन, जो पेट्रोल और परफ्यूम, ये तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों वॉलेटाइल सब्सटेंस है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि इजिली भाप बन जाते हैं, इजिली भाप। वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, बहुत इजिली भाप बन जाएंगे। अब भाप बन जाएंगे तो क्या होगा, भाप बनने से इवेपोरेशन होगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भाप बनता है ना, बट जनरली वो 36 डिग्री में भी चला जाएगा, मान लो, या 40 डिग्री में भी चला जाएगा, तो उसी को तो इवेपोरेशन बोलते हैं। एक सरफेस फिनोमिना है वो, ठीक है ना, बल्क फिनोमिना नहीं है, ठीक है। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस है। अब ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है आपने अपने हाथ पे रखे, ये इवेपोरेट हो गए, इवेपोरेट हुए। और इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वोलेटाइल सब्सटेंस हुआ तो इनका क्या हो गया, ये इवेपोरेट हो गए, इवेपोरेट हो गए, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, एंड इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस, पेट्रोल, एसीटोन, परफ्यूम, ये सब क्या होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस हैं। ऐसे रखे आपने, एवेपोरेशन हो गई, एवेपोरेशन होने से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। इसलिए आपको बोला हाउ व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड, तो कोल्ड क्यों होता है, क्योंकि एवेपोरेशन हुआ है, एवेपोरेशन ही कूलिंग करता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप, कि मतलब सॉसर जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा सॉसर की अगर मैं थोड़ा सा ऐसा होता है, सॉसर ऐसा बड़ा सा, ऐसी बड़ी कटोरी सी होती है, और कप ऐसा होता है नॉर्मल। मतलब मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ कि सॉसर जो होता है उसका एरिया ज्यादा होता है, एरिया इज मोर देन, मतलब सॉसर एरिया हाँ, तो एरिया जो है, एरिया इज लार्जर इन सॉसर, सॉसर का एरिया लार्जर होता है देन अ कप। अब आपने कोई गर्म चीज डाली है, ये फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन से, फैक्टर किन की चीजों पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो सबसे पहला तो उसमें क्या आता है, टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना अच्छी इवेपोरेशन होगी। सेकंड आता है ह्यूमिडिटी, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही अच्छी इवेपोरेशन होगी। थर्ड क्या आता है, सरफेस एरिया, जितना अच्छा ज्यादा सरफेस एरिया, और चौथा क्या आता है, विंड स्पीड, जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, देखिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा फैल जाएगा, आप जैसे आपको कपड़ा सुखाना है अगर मान लो, तो आप ऐसे फैला के सुखाओगे ना, ऐसे नॉर्मल रख के तो नहीं सुखा दोगे, ऐसे रखा हुआ तो नहीं सूख पाएगा ना 2-3 दिन में भी। जितना आप फैला के सुखाओगे उतनी जल्दी सूखेगा, क्योंकि इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी, उतने पार्टिकल्स ऊपर आएंगे और उतनी हवा एक बार में ज्यादा पार्टिकल्स लेके जाएगी अपने साथ। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। अब वही है कि आपने गर्म दूध लिया है, सॉसर के अंदर डाला और कप के अंदर डाला, तो इजी सिप करना है, सिप करना किसमें पॉसिबल है, इसका एरिया ज्यादा है, सॉसर का एरिया ज्यादा है तो जल्दी इवेपोरेट होगा, जल्दी ठंडा होगा, तो इसीलिए सिप करना किसमें ज्यादा है, इजी सॉसर में। क्यों, ये सरफेस एरिया ज्यादा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, हमें समर में कैसे क्लॉथ्स पहनने चाहिए। जनरली आपको बोला जाता है कि आप डार्क कलर्ड ना पहने, हमेशा क्या पहने, दो चीजें आपको दी जाती होंगी, कि आप लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहने और कॉटन वाले कपड़े पहने। क्यों ऐसा बोला जाता है, देखिए लाइट कलर्ड का तो बेसिकली फंडा ये है कि भाई लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हाइट पहन लीजिए, नॉर्मल हल्का कपड़ा कोई भी पहनिए, हल्का कलर का, जो आंखों को ना चुभे, उसी को लाइट कलर कहते हैं। तो लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, तो गर्म वो जो सनरेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक तरह से कुछ भी, तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मेन काम है कॉटन का है। कॉटन के कपड़े क्यों अच्छे बोले जाते हैं गर्मियों में, उसमें आपको गर्मी भी कम लगी, उसका कारण है इनके बीच में क्या है, पोर्स है। कॉटन के कपड़े जो होते हैं उनके बीच में होते हैं पोर्स। पोर्स के दो फायदे हैं, एक तो ये कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट, अब ये स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, यहां से जो एयर है वो पास हो सकती है, एयर क्या हो सकती है, पास हो सकती है। अब एयर अगर पास हो रही है और उसने स्वेट अब्जॉर्ब कर रखा है तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो ये लाइन तो हर एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोर्स के दो काम हो गए, तो स्वेट अब्सॉर्ब कर लिया आपका, दूसरा एयर को पास करने की जगह मिल गई, एयर को पास करेंगे तो वो एवपोरेशन करेंगे, एवपोरेशन करेंगे तो ठंडक, तो इसलिए आपको गर्मी कम लगती है नॉर्मल कॉटन के कपड़ों में एज कम्पेयर टू अदर क्लॉथ्स, ठीक है। लाइट कलर का समझ गए, फिर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट द टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इन टेक्स्ट हमने सारे कर लिए, अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अब हमें वही नॉर्मल आप फॉर्मूला याद रखें कि आपको केल्विन है और केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस में करना है, तो 270, 0.15 भी है बट उसको आप नॉर्मल ना करें। तो सबसे पहला जो है वो है 293 केल्विन,
293 केल्विन। तो 293 को आप यहाँ रखें, डिग्री सेल्सियस में आपको करना है तो 273 को कर लें, और मैं एक साथ कर देता हूँ 470 केल्विन भी है। तो 470 इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इसका भी डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 293 माइनस 273, और इसका भी डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 470 माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू में, और डिग्री सेल्सियस अब इसको करेंगे कितना आएगा, ये आई थिंक आ जाएगा 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको करें 470 माइनस 273, हाँ तो इसका इसका आंसर आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो हुए दोनों क्वेश्चन नॉर्मल कन्वर्जन के हैं, उल्टा भी दे सकते हैं। हाँ, इसमें उल्टा दे दिया, कुछ नहीं, आपका फॉर्मूला वो याद रखना है, केल्विन इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो बस केल्विन में आपको क्या करना पड़ेगा, 25 प्लस 273, तो ये आई थिंक आपका 298 केल्विन आ जाएगा। और बी वाले ऑप्शन में क्या होगा, 373 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 373 प्लस 273, तो आई थिंक ये आ जाएगा 646 केल्विन, ठीक है, ऐसे कन्वर्जन दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग इन। नेप्थलीन बॉल्स को हम रखते हैं टॉयलेट में भी रखते हैं, आपके जहाँ पे कपड़े वपड़े रखते हैं ना बेड के नीचे, बेड के जो होता है उसमें जगह होती है उसमें भी रखते हैं, हम टॉयलेट्स में भी रखते हैं, ठीक है ना। तो नेप्थलीन बॉल्स बेसिकली इनका काम, नेप्थलीन बॉल्स का वही अपना स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रोसेस में रखते हैं उसको। तो नेप्थलीन बॉल्स जैसे ये सॉलिड है, ऐसी व्हाइट व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं, तो डायरेक्ट क्या हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में नहीं होता। जैसे आपके कपूर होते हैं, कैंपर होते हैं, वो भी, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो एक आप बोल सकते हो कि डिसअपियर क्यों हो रही है, क्योंकि वो सब्लिमेट हो रही है। सब्लिमेशन का मतलब ही होता है, सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रीजन है इसका, गिव रीजन नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग इन एनी सॉलिड, ठीक है ना, वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। कैंपर भी इसका एग्जांपल है, तो सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। इसका भी बहुत इजी सा अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो बहुत इजी है कि डिफ्यूजन, बहुत इजी सा अगर मैं आंसर दूं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको तो पूरा स्टेटमेंट बना के लिखना है। मैं लिख देता हूँ कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, जैसे मैंने परफ्यूम लगाया तो दूर तक चली जाती है, क्यों, क्योंकि तो गैस के पार्टिकल्स हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस है, स्मेल ऑफ परफ्यूम पहला क्वेश्चन याद करिए टेक्स्ट का। तो ये जो परफ्यूम है इसकी स्मेल वहां तक चली जाती है, इसका कारण क्या है, डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो ड्यू टू आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू डिफ्यूजन, ऐसे करके, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है ना, गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफ्यूजन का मतलब ही क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, कि भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं वहां तक चली गई स्मेल, तो क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें आपको। नेक्स्ट आता है फॉलोइंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको देखने से पहले आप नॉर्मल याद रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, और शुगर सॉलिड है। आप नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं कि भाई शुगर, वाटर और ऑक्सीजन। तो देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, हाँ इसको भी 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिजिकल स्टेट पूछी हुई है। 25 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो गया ना,
तो इसको इस टाइम पे क्या रहेगा, जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में रहेगा ना, ठीक है। उससे अगला पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है ना उसका, फ्रीजिंग पॉइंट सर, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, वो मैंने यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सॉलिड भी लिख सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट सॉलिड भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, जब सॉलिड से वो लिक्विड से वो सॉलिड में जा रहा होगा, लिक्विड से वो सॉलिड, मतलब वाटर है ना, तो वाटर आइस बन रहा होगा, ठीक है। तो वही टेम्परेचर कांस्टेंट की बात है। नॉर्मल सी आता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। इस टाइम पे वो या तो गैस में होगा, आप गैस लिख सकते हैं, या गैस एंड लिक्विड दोनों भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड और एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो गिव टू रीजंस, दो रीजन देने हैं। सबसे पहला देखिए, वाटर एट रूम टेम्परेचर पे वाटर वाटर क्यों है और एक आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है। तो आप नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं भाई कि वाटर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लिक्विड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वाटर इज शोइंग क्या, लिक्विड की प्रॉपर्टी या लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख दीजिए, तो लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड क्या है, सबसे पहले तो कि भाई वो फ्लूइड है, फ्लूइडिटी शो करता है। और आप क्या बोल सकते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम है, वैसे तो यार दो बोला है, मैं और भी लिखवा देता हूँ, डेफिनेट वॉल्यूम है, शेप नहीं। और आप बोल सकते हैं कि कंप्रेसिबल है। और आप, ठीक है, तीन पूछे हुए थे, वैसे तो मैं एक और लिख देता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी है, ठीक है। दूसरा आता है आयरन अलमीरा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि अलमीरा इज शोइंग प्रॉपर्टी, अलमीरा इज शोइंग सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक, सॉलिड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, इसीलिए वो सॉलिड है। अब क्या सॉलिड सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई वो रिजिड है, डेफिनेट शेप है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है, ठीक है, नो फ्लूइडिटी, यहाँ पे कोई फ्लूइडिटी नहीं है, ठीक है, नो कंप्रेसिबिलिटी, तो ये भी नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं तीन चार जो भी आपको याद हो, मेन प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने दो की जगह एक दो तीन चार चार दे दी, आप जो मन हो आप उठा के लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वाई इज आइस एट 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ना, आप देखिए कन्वर्ट कर लीजिए, आप कन्वर्ट से ये 273 इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कन्वर्जन देखिए आप यहाँ मत कर देना, तो कितनी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, वही वाटर है सेम टेम्परेचर पे, बट आइस ज्यादा इफेक्टिव है। उसका कारण क्या है, उसका बहुत नॉर्मल सा कारण है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को अब यहाँ बोलते हैं ना हिडन गैस, क्यों बोलते हैं उसका कारण आपको पता लग जाएगा, हिडन गैस, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे ऐसे आइस है, ये आइस बना कैसे होगा, पहले यहाँ पे पानी हुआ होगा, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे पानी होगा, वाटर होगा, और उससे पहले एक जनरल रूम टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे लिक्विड में है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे है नॉर्मल रूम टेम्परेचर,
यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है और यहाँ पे भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे जो एनर्जी लगी है वो टेम्परेचर चेंज कर रही है 0 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल, तो यहाँ पे उतनी एनर्जी है, टेम्परेचर चेंज करा। यहाँ पे अब इसी बात कर रहा है कि इसी सेम टेम्परेचर पे ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। इसके पास क्या एक्स्ट्रा एनर्जी है? इसके पास हिडन गैस है, और हिडन गैस कौन सी है? वो लेटेंट हीट है। हिडन गैस भी है और जो टेम्परेचर चेंज करने में एनर्जी लग रही थी वो भी है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है? हिडन गैस, लेटेंट हीट। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है उसने टेम्परेचर नहीं बदला उसका, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ऐसे जोड़ दिया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जुड़े, जब भी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम करा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बैठाए, जब भी तो जाके वो सॉलिड बना, जब भी तो आइस बना, वरना तो वाटर ही रहता ना। ठीक है, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा इफेक्टिव क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट है, हिडन गैस, एक एक्स्ट्रा एनर्जी, इसलिए हम उसको हिडन गैस की तरह बोलते हैं। ठीक है, तो वाइस आइस 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, सेम बात है, कन्वर्जन आ गया आपको। इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सब बर्न्स, यहाँ पे बर्न आएगा, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम, मतलब बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब देखिए सेम वही बात है कि यहाँ पे एक पानी लिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे यही 100 डिग्री सेल्सियस पे है और यही ये फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, यहाँ पे तो लिक्विड में होगा, ये यहाँ पे लिक्विड में होगा और यहाँ पे ये स्टीम में होगा। ठीक है, लिक्विड में है, लिक्विड है और ये स्टीम है। तो अब एक बात बताइए नॉर्मल सी, यहाँ पे स्टीम में पहुंच चुका है। ठीक है, आप इसको ऐसे नॉर्मल इसमें रखिए, यहाँ तो पानी बचा ही नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पे स्टीम में है। सेम पिछले वाला केस आप याद करिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे कौन सी एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा है? लेटेंट हीट। कि भाई इसके पास है लेटेंट हीट एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, टेम्परेचर उस टाइम कांस्टेंट होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फेस उसके बीच में है, उसको तोड़ने में जो एनर्जी लग गई वो इसके पास है, जो इसके पास नहीं है। इसके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, इसलिए ज्यादा जलाएगा कौन? आपका हाथ। बट प्रोड्यूसिंग मोर सबर्स, ये ना, क्योंकि इसके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इसलिए तो हम हिडन गैस वाला वर्ड यूज कर देते हैं, ये छुप रही है एनर्जी, लेटेंट हिडन एनर्जी। तो लेटेंट हीट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम के पास, जो कि लिक्विड के पास नहीं होती। तो क्यों होता है? उसका कारण है लेटेंट हीट। और अच्छा सा लिखना चाहिए तो वेपराइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा कन्वर्जन का है, मैं आपको एक बार नॉर्मल कन्वर्जन ही बता देता हूँ, तो इसमें आप आराम से कर लेंगे, है ना। जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, यहां से हम ये लिक्विड में गए, ये ऐसे हम लिक्विड में गए, ठीक है, लिक्विड से मैं ऐसे गैस पे गया, ठीक है, फिर मैं दोबारा लिक्विड से मैंने सॉलिड बना लिया, गैस से मैंने लिक्विड बना लिया। और एक मैं ये वाला केस मान लेता हूँ, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं बस डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपना डायग्राम बना रहा हूँ। एक ही वाला केस ले लिया मैंने, एक ही वाला। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मली लिख देता हूँ कि भाई सॉलिड से लिक्विड जाने पे क्या होगा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, इंटरकन्वर्जन है बस। आपकी एनसीईआरटी में शायद ऐसे दे रखा है, ऐसे कैसे करके। ठीक है, तो सॉलिड से जब लिक्विड गया तो क्या हुआ, लिक्विड से गैस का तो आपको पता होगा, क्या बोलते हैं इसको, वेपराइजेशन। ठीक है, क्या हो गया ये, वेपराइजेशन। और गैस से जब हम लिक्विड में आते हैं, वेपराइजेशन मतलब वेपर बनाना, गैस से लिक्विड में आते हैं तो हम इसको कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से जब हम गैस में जाते हैं डायरेक्टली, नेफ्थलीन बॉल्स, कैंपर, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और जब हम गैस से वापस सॉलिड में आते हैं तो भी उसको सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ठीक है,
अब सॉलिड से जब हम लिक्विड में जाते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड से जब हम सॉलिड में जाते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस जा रहा है तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड जा रहा है तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से सॉलिड सब्लिमेशन। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया बहुत इजी। अगर ये आपको चार्ट आता है, ये वाला, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले ए क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए है, इस चार्ट को देखिए, जो यहाँ पे ए है, ए जो है यहाँ पे वो क्या है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, इसको फ्यूजन बोल लीजिए, या फिर आप इसको फ्यूजन बोल लीजिए नॉर्मल, और भी काफी सारे टर्म होते हैं बट नॉर्मल फ्यूजन बोलिए। लिक्विड से जब आप गैस जा रहे हैं तो वेपराइजेशन, और जब आप लिक्विड से सॉलिड, सी पे जो है लिक्विड से सॉलिड, तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए लिक्विड से सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब डी को देखिए, डी को क्या बोलेंगे आप, गैस से वो लिक्विड में आ रहा है तो वेपराइजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वेपराइजेशन, ठीक है। बात आते हैं ई की, सॉलिड से गैस में जाए, गैस से सॉलिड में, एक ही बात है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन, ठीक है। इसके आगे भी कोई क्वेश्चन है क्या भाई, नहीं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस इंटरकन्वर्जन, इसका आप ध्यान रखें। आगे भी हम चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सबके सॉल्यूशंस लाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। Class 9th Chemistry. Up next, Chapter 2, Matter Around Us Pure,